आज क्लास 12th का फिजिक्स सब्जेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट था, जिसमें इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं वो टेस्ट को अटेम्प्ट किए थे। ये देख पा रहे हैं आप, क्लास 12th सेट बी का क्वेश्चन है फिजिक्स का, 7 अगस्त 2022 आज का क्वेश्चन था। आज का क्वेश्चन क्या क्या था और आपने सॉल्व किया है, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या आता है, पहला क्वेश्चन, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज हाफ, जब दो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस को आधा कर दिया जाता है, द कूलम फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, तो कूलम का जो फोर्स है वो उनके बीच का क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो हमको मालूम है कूलम फोर्स, तो कूलम का फोर्स का लॉ हमने पढ़ा है, F इक्वल्स टू हो जाता था K, जो कि फोर्स कांस्टेंट होता था, इसकी का मतलब आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो जब डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाएगा, हाफ आधा कर दिया जाएगा, तो डिस्टेंस जैसे डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स का वैल्यू उतना बढ़ता है ना। और यहां पर लग रहा है इनवर्स स्क्वायर लो, ये तो डिस्टेंस जो है वो तो स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हाफ का r/2 का अगर स्क्वायर कर दें तो r²/4, है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नया जो फोर्स होगा तो ये हो जाएगा r²/4, और ये 4 चल जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा, तो F इक्वल्स टू आ जाएगा 4 टाइम्स, जो एक्चुअल फोर्स था उसका कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो जब डिस्टेंस को हाफ कीजिएगा तो फोर्स आपका 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अगर कहीं क्वेश्चन में कहता कि डिस्टेंस को अगर 1/3 किया जाता है, 1/3 कर दिया गया, 1/3, तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता, तो ये 9 टाइम्स बढ़ जाता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या आ जाता है 9, तो ये 9 टाइम्स बढ़ जाता है। डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतना बढ़ेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है 4 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, टू चार्जेस आर एट डिस्टेंस d अपार्ट इन एयर, तो दो चार्ज हैं जो d डिस्टेंस से अपार्ट हैं एक दूसरे से, तो कूलम फोर्स जो उनके बीच में लग रहा है वो लग रहा है F। इफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज प्लेस्ड बिटवीन देम द कूलम फोर्स नाउ बिकम्स, तो ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को, बनाते हैं हम लोग। तो दो चार्ज पार्टिकल है, मान लिया Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है कुछ r, तो शुरू में एयर है, तो एयर के लिए परमिटिविटी जो है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वो होती है एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन लिख दिया। अब इनके बीच का फोर्स को लिख लेते हैं F इक्वल्स टू K, के नहीं लिखने के बजाय हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन ऐसे लिखते हैं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। बाद में क्वेश्चन में कहता है कि अब जो दो चार्जेस हैं Q1 Q2 जो r डिस्टेंस से सेपरेटेड था, अब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटिंग मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है K, तो एप्सिलॉन की जगह आ गया K, और अब इनके बीच का जो फोर्स है वो क्या आ जाएगा, ये एक्चुअल फोर्स से क्या हो जाएगा, मतलब न्यू फोर्स है तो F डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब कोई मीडियम नहीं होता था तब एप्सिलॉन लेते थे, और जब कोई मीडियम है तब के लिए हम लोग एप्सिलॉन लेते हैं, क्या लेते हैं, एप्सिलॉन। तो यही जो फोर्स लॉ है इसी को अगर लिखा जाए तो F डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक चीज हमने और पढ़ा है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर होता था, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं K। तो इसको अगर यहां से लिखा जाए एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन आर, या एप्सिलॉन इनटू K लिख सकते हैं ऐसा, यहीं से आ रहा है, ये रिलेशन था पढ़ा हुआ है आपने। तो F डैश इक्वल्स टू 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह डाल सकते हैं एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन आर, या तो एप्सिलॉन इनटू K और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना पूरा की जगह में क्या डाल सकते हैं F, और बाई में क्या आ गया K, तो F डैश इक्वल्स टू कितना मिल गया F/K, F डैश इक्वल्स टू F/K। तो जो फोर्स है वो क्या K टाइम्स इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया, तो ये डिक्रीज हो गया, F/K आ रहा है। तो यहां से पता चल रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये F/K। तो 2 का ये आंसर सही आ जाएगा। ये क्वेश्चन का आता है क्वेश्चन नंबर 3, थ्री चार्जेस 4q कैपिटल Q स्मॉल q आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ L, तो तीन चार्जेस है, एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर L लेंथ का उस पर प्लेस्ड है, कहां कहां है, एट डिस्टेंस 0 L/2 एंड कैपिटल L। व्हाट शुड बी
Q, capital Q, in order to make the net force on small q to be 0. So three forces are there, 4Q, Q, small q. फोर क्यू क्यू एंड स्मॉल क्यू. डिस्टेंस है टोटल लेंथ L का एक स्ट्रेट लाइन पर प्लेस्ड है. ये है 0 पर, ये है L/2 पर, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस L/2 और इनके बीच का डिस्टेंस फिर से उसी तरह हो जाएगा L/2. तो Q का वैल्यू क्या हो, क्वेश्चन पूछता है, जिससे स्मॉल क्यू पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो हो जाए 0. क्लियर? तो स्मॉल क्यू पर कौन कौन चार्ज फोर्स लगा रहा है? तो स्मॉल क्यू पर फोर्स लगा रहा है 4Q और कैपिटल Q. तो टोटल फोर्स को लिख लेते हैं और वो एज पर क्वेश्चन क्या है, 0 लगना चाहिए. चलिए, कूलम का लॉ हमने पढ़ा है. तो K दैट मींस 1/4πε ऐसा कुछ मान करके चल रहे हैं, कांस्टेंट है K. Q1 Q2 by r². तो 4Q इंटू स्मॉल q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो L, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल L का स्क्वायर, प्लस अब इनके बीच में ये भी तो फोर्स लगा रहा है स्मॉल q पर, तो K कैपिटल Q स्मॉल q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर. अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, L/2 और इसका होल स्क्वायर. नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है या तो कह रहा है, और हम लोग को वैल्यू चाहिए कैपिटल Q का. चलिए यहां से देखा जाए, एक बार आगे सॉल्व कर लेते हैं. तो K 4Q² बाई L² प्लस K Q स्मॉल q बाई L/2 का होल स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा, L² और ऊपर में हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 0. क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो K 4Q बाई L². अंदर क्या बच रहा है, स्मॉल q प्लस कैपिटल Q इक्वल्स टू 0. अब ये 0, ये जो प्रोडक्ट में है वो उधर जाकर के 0 के डिवाइड में जाएगा. Therefore small q plus capital Q equals to 0. Therefore capital Q equals to minus Q. इसका मतलब ये हुआ, जब से ही कैपिटल Q की जगह माइनस Q रख देंगे तो जो स्मॉल q पर लगने वाला इन दोनों चार्जेस के कारण जो नेट फोर्स है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा. तो ये आंसर आना चाहिए, कैपिटल Q इक्वल्स टू माइनस Q. देखिए ऑप्शन ए ये सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ प्रोटॉन एट रेस्ट हैज अ चार्ज E. एक प्रोटॉन है जिसका रेस्ट में चार्ज E है, स्मॉल e है. व्हेन इट मूव्स, अगर ये मूव कर रहा है बहुत हाई स्पीड से तो उसका चार्ज क्या होगा? तो हमें मालूम है कि चार्ज कंजर्व्ड रहता है, चार्ज में कोई चेंज नहीं होना है. चार्ज कंजर्वेशन से तो चार्ज वही रहेगा इक्वल्स टू, कोई चेंज नहीं आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, टू चार्जेस जिसका वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁻⁵ एंड 5 × 10⁴ कूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. तो 3 × 10⁻⁵ और 5 × 10⁴. 3 × 10⁻⁵ and Q2 5 × 10⁴. कूलम में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है. तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स पड़ा हुआ है 1/4πε Q1 Q2 बाई r². 9 × 10⁹ Q1 Q2. 3 × 10⁻⁵, 5 × 10⁴ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर. 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे 0.1 मीटर. स्क्वायर है 0.1 × 0.1 लिख सकते हैं. चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं. तो F इक्वल्स टू 9 3 27, 27 5 135 इंटू 10⁻⁹. ये देखो 10⁻⁻1 आ जाएगा इसका, ये 10⁸ और ये पॉइंट हट करके 10⁻10. तो F इक्वल्स टू 13.5. अगर पॉइंट यहाँ लगा दे तो 10 कितना आ जाएगा 11, इतना न्यूटन. देखते हैं कौन सा है. तो 13.5 × 10⁻11 न्यूटन. सॉल्व कीजिएगा, कूलम को लॉ लगा करके यही आ जाना चाहिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम फोर्स इन न्यूटन. तो मिनिमम फोर्स का वैल्यू क्या होगा न्यूटन में, एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. तो मिनिमम फोर्स क्या लगेगा दो चार्जेस के बीच में, तो मिनिमम फोर्स मिनिमम चार्ज के बीच में लगेगा. तो चार्ज का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, E होता है.
जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को और टुकड़ा नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं। तो मिनिमम चार्ज का वैल्यू क्या होगा? ई होगा। कूलम को लो लगाते हैं तो F इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो गया K Q1 Q2, तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में ही रहेगा बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस तो बोल दिया 1 मीटर का स्क्वायर, तो F इक्वल्स टू आ जाएगा KE स्क्वायर, ये ना होगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो KE स्क्वायर, इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाता है KE स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल रिमेन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के साथ r के साथ, जो कि r डिस्टेंस है ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, तो वो कैसे वेरी करता है? तो हमें मालूम है एक्सेल के लिए क्या होता है 2p/4πε r क्यूब, एक्सेल के लिए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, और इक्वेटोरियल के लिए पढ़ा था p/4πε r क्यूब। तो हम लोग देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरीके से वेरी कर रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसी को अगर ऊपर करके लिखा जाए तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r की पावर -3, ये हो जाएगा r की पावर -3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, फोर्स F बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 separated by r distance is separated is 25 Newton. It can be reduced to F Newton if the separation between them is made. तो दोनों के बीच दो चार्ज है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r है, और उनके बीच का फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन। चलिए यहीं पर बना लेते हैं, तो F है फोर्स है 25 न्यूटन, K कांस्टेंट मान लिया, चार्ज है Q1 Q2 और डिस्टेंस है r स्क्वायर, सही है, इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब अगला कहता है कि अगर फोर्स को कर दिया 5 न्यूटन, तो अगर हम ले ले 5 न्यूटन, कांस्टेंट तो K ही रहेगा, इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज मेड, तो डिस्टेंस सेपरेशन डिस्टेंस क्या आएगा? तो Q1 Q2 मान लो सेपरेशन डिस्टेंस कितना था x मान लिया, तो x का स्क्वायर इक्वेशन 2, दोनों को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं यहीं पर, देखिए 5 5 जा 25, Q1 Q2 K कैंसिल, तो 5 इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर बाई 1/x स्क्वायर, तो 5 इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर इनटू x स्क्वायर बाई 1। तो देखिए ये 5r स्क्वायर तो इधर आ गया, प्रोडक्ट हो गया इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो x का वैल्यू √5r स्क्वायर, √5 स्क्वायर रूट 5 और r के स्क्वायर का रूट से बाहर आ गया तो r, तो x जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? √5r स्क्वायर रूट 5r, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? तो दो इक्वेशन रिलेशन बनाया, सॉल्व किया डिवाइड करके, x का वैल्यू मालूम कर लिया, जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना था तब के लिए उसके बीच का जो फोर्स है वो रिड्यूस होकर के कितना न्यूटन लगता है? 5 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? एन इंसुलेटेड कॉनिकल शेप्ड मेटालिक कंडक्टर, कॉनिकल शेप्ड एक मेटालिक कंडक्टर, मान लीजिए कॉनिकल शेप्ड मेटालिक कंडक्टर इज चार्ज्ड पॉजिटिवली, इस पर चार्ज दिया गया है पॉजिटिव चार्ज, सब तरफ पॉजिटिव चार्ज, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इट इज, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें मालूम है कि शार्प पॉइंट्स के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि चार्ज जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी को अगर देखा जाए तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे, और यह होता था चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, सरफेस एरिया। तो एरिया जितना कम होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी उतना ज्यादा होगा, तो एरिया कहां पर सबसे कम होगा? एपेक्स पर। कहां पर? एपेक्स पर, देखिए नुकीला सतह पर, है ना, शार्प पॉइंट पर, तो यहां पर कौन सा सही होगा? यूनिफॉर्म थ्रू आउट, नहीं सही नहीं है, मिनिमम एट द एपेक्स, नहीं ये भी गलत बोल रहे हैं, मैक्सिमम एट द एपेक्स, क्योंकि एरिया सबसे कम है एपेक्स पर, है ना, शीर्ष पर, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, तो ये सही होता। चलिए 9th क्वेश्चन में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 में, चलिए 9 तो हो गया ना, चलिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स experienced by an electron placed at a point in the electric field E is equal to its weight mg। तो हमें मालूम है F इक्वल्स टू क्या होता है? QE, कहां से? E इक्वल्स टू होता था F/Q, है ना,
तो अभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज को ले रहे हैं तो ई ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो है ये किसके इक्वल है, mg के। देखिए क्वेश्चन में क्या है रहा है, इज इक्वल टू वेट, mg के इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg बाई ई, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सी, mg बाई ई। देख कुछ और क्वेश्चन था, यहाँ पर क्या कहता है, देख व्हाट इज मीन्ड बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, तो किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, ई का, ये ना होता है, इसी को कहते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पढ़ा हुआ है आपका। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, व्हाई, दो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कभी नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, तो इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करता तो हमें मालूम है किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एक ही ना डायरेक्शन होगा, लेकिन यहां पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं। देखिए एक मान लो px, एक py, एक ही पॉइंट से, इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि थ्योरम पढ़ा था आपने कि किसी एक पॉइंट से केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, और यहां से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू पॉसिबल डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, derive an expression for total work done in rotating an electric dipole through an angle in uniform electric field। तो इसके लिए वर्क डन हमने मालूम किया था माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। देखिएगा नोट कॉपी में भी लिखा हुआ है, इसको हम लोग डिराइव करके सॉल्व करके भी देखें। 14 नंबर में एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, तो हमने पढ़ा था E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, ये भी एस्टेब्लिश किया हुआ है, नोट कॉपी में देखिएगा, सॉल्व किया आप। स्टेट गॉसेस थ्योरम, गॉस का थ्योरम क्या कहता है, उसको स्टेट करना है, तो गॉस का थ्योरम यही कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी है इन वैक्यूम, जो किसी क्लोज सरफेस से जो क्रॉस करता है, वो टोटल चार्ज जो इनक्लोज होता है उसका 1/ε टाइम्स होता है, उसको स्टेट करना था। और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना था किसी पॉइंट पर आउटसाइड चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। तो कोई एक चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है, इसके आउटसाइड में, इसके बाहर कहीं पॉइंट P है, तो यहाँ पर E का वैल्यू क्या होगा उसे फाइंड आउट करना था, तो वो भी आपने नोट कॉपी में देखा होगा, इसे भी पढ़ाया गया। व्हाट आर पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, क्या होता है, दोनों के एग्जांपल्स लिखना है, पढ़ा हुआ है आपका। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो एनर्जी जो स्टोर होता है कैपेसिटर में, है ना, एनर्जी जो स्टोर होता है उसका फॉर्मूला क्या था, Q²/2C भी होता है, हाफ C V² में भी लिख सकते हैं, या फिर हाफ QV, ये तीन आते हैं, है ना, तो तीनों में से किसी में भी आता आपका सही था। तो ये था हम लोग का सेट बी का इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन था, तो आपने बनाया होगा, अटेम्प्ट किया है, वेरी गुड। चलिए अभी तो हम लोग इतना के लिए रखते हैं, आगे हमसे जुड़े रहें।